friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 टाइम वेराइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है टाइम वेराइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम्स। सो फेराडेज लॉ किस तरह के क्वेश्चन में बन के आता है वह मैंने क्वेश्चन भी नोट कर दिया है। कुछ इस तरह से फॉर्म में आता है, स्टेट फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ का स्टेटमेंट आपको लिखना होगा ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में एंड ऑब्टेन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इट, और साथ में उसकी इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म भी आपको ऑब्टेन करनी होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फेराडेज लॉ। नेम से ही आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है फेराडेज लॉ। तो सबसे पहले फेराडेज लॉ, 2 लॉ होते हैं इसके अंदर भी। फेराडेज ने 2 लॉ बताए हैं, सो मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ फेराडेज लॉ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं इसके दोनों लॉ। सो मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ फेराडेज लॉ। सो फेराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में यानी कि कोई क्लोज्ड सर्किट है उसमें उत्पन्न ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम उस सर्किट से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है अगर कोई बंद सर्किट है, कोई क्लोज्ड सर्किट है और उसमें जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका जो रिजल्ट है वो उस पूरे सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसके रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। यह इसकी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ये कहता है। एंड इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स है, एप्सिलॉन यहाँ पर ईएमएफ है। ओके, सो एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज लॉ। नेक्स्ट द सेकेंड लॉ, ईएमएफ की दिशा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत वाहक बल की दिशा यानी कि उसकी डायरेक्शन इस प्रकार की होती है कि वह सदैव उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। इट मीन्स जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, वो इस तरह होती है कि वह ईएमएफ की दिशा का विरोध करती है। इससे लेंस का नियम भी कहते हैं। और अगर लेंस का नियम की बात करें, लेंस के लॉ की बात करें, तो लेंस का जो लॉ होता है वो फेराडेज का सेकंड लॉ ही होता है। कभी कभी एग्जाम्स में वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ जाता है राइट द लॉ ऑफ लेंस या राइट द लेंस लॉ, तो आपको ये सेकंड लॉ ही लिखना होता है फेराडेज का। तो फेराडेज का जो सेकंड लॉ है वो लेंस के लॉ के नेम से भी जाना जाता है। अगेन बता रही हूँ, फेराडेज का सेकंड लॉ क्या है, जो ये एप्सिलॉन है यह हमेशा ऑलवेज ये जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है उसके नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर डायरेक्शन राइट में होगी तो लेफ्ट में होगा, और अगर लेफ्ट में होगी तो राइट में होगा। हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है ईएमएफ। ईएमएफ की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह सदैव उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। जिस साइड से वो उत्पन्न होती है उसके अपोजिट साइड में होती है, ठीक है। तो इसे हम लेंस का नियम भी कहते हैं। तो ये दोनों लॉ थे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज लॉ। कभी कभी केवल यही बोल देते हैं स्टेट फेराडेज लॉ ऑफ
EM इंडक्शन। तो आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है, फर्स्ट लॉ एंड देन सेकंड लॉ। अगर ये आगे बोलेंगे ऑब्टेन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, तो ही हम इसकी इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म को ऑब्टेन करते हैं, नहीं तो इतना ही इनफ होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज से एक्सप्लेन करती हूँ। अब कुछ चीज़ें हमने कंसीडर कर ली हैं। वो क्या कंसीडर की हैं कि हमने एक मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करा है, जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं। उसके जो मैग्नेटिक एरिया में, जो उसका मैग्नेटिक एरिया होगा, उसमें एक क्लोज्ड सर्किट जो होगा वो एस होगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। एक हमने कंसीडर करा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बी वेक्टर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज्ड सर्किट भी रखा है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो उस सर्किट में अगर हम कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, तो उसको डी एस वेक्टर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये देखिएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ डी फाई बी इज इक्वल टू पी डी एस। ये मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। डी फाई बी इक्वल होता है बी डी एस के। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इक्वल है बी डी एस के। ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया का हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करा है, इसलिए यहाँ पर डी लगा है। यहाँ डी क्यों लगा है? क्योंकि हमने एक बहुत छोटे से एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स को कंसीडर करा है, इसलिए यहाँ पर डी लगा है। तो डी फाई बी इक्वल्स टू के बी डी एस, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम इसी का यूज़ करके इसकी इंटीग्रल फॉर्म निकालेंगे। फैराडेज लॉ की इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए, डी जो है वो डिफरेंशियल के साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस डी को इधर ले जाते हैं तो ये डिफ्रेंसिएशन का साइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस में। बी डी एस इन वेक्टर का साइन हम लगाएंगे। सो ये हमने फाइंड किया, फाई बी इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल बी डी एस, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू है डबल इंटीग्रल बी डी एस। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो लाइनर इंटीग्रल ई डी एल होती है। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, लाइनर इंटीग्रल ई डी एल। वो क्यों होती है वो देखिएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो सर्किट में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जो हमने सर्किट एक कंसीडर करा अपने माइंड में, उस सर्किट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सप्रेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेस होने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइनियर इंटीग्रल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइनियर इंटीग्रल होगा, वो उस क्लोज्ड सर्किट में जो वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स हुआ है, उसके इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? EMF के, जो कि हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया है। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। तो अब हम इस इक्वेशन को लाइट कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है एंड देन ये इक्वेशन 2 है। सो हमने इसको लाइट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर 2। सो आप ध्यान से देखिएगा, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फैराडेज के लॉ का। सो फैराडेज लॉ में हमारा जो सेकंड लॉ था वो था एप्सिलॉन इक्वल्स टू के माइनस के डी फाई बी अपॉन डी टी। सो अगर आप देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इससे कनेक्टेड है। एप्सिलॉन की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं हम, और फाई बी की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। सो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे, और इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन को ए लेट कर लेती हूँ तो इस वाली इक्वेशन में एप्सिलॉन और फाई बी की वैल्यू रखेंगे। सो ठीक है, पुट करते हैं हम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर ए में। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए एप्सिलॉन की वैल्यू है लाइनर इंटीग्रल ई डी एल इक्वल्स टू के माइनस के डी फाई बी, तो माइनस के डी फाई बी डी टी। तो डी ओवर डी टी को मैंने बाहर रख दिया है, और फाई बी की वैल्यू मैं लगा ले रही हूँ
डबल इंटीग्रल सरफेस में BDS, ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। एंड देन इस इक्वेशन को मैं राइट कर लेती हूँ थर्ड इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो बनकर आई है इसी इक्वेशन को कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, सो ये जो हमारी इक्वेशन बनकर आई है, ध्यान से देखिएगा, लाइनर इंटीग्रल EDL इक्वल्स टू माइनस d/dt डबल इंटीग्रल SBDS। सो ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसे हम कैसे हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, सो ये हमने फाइंड कर दी है इसकी इंटीग्रल लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। अब हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म और फाइंड करनी है। तो डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसी को आगे लेकर चलते हैं, इसी इक्वेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। वो कैसे, देखिएगा कि क्या करते हैं, हम इसको अंदर ले जाते हैं, इस d/dt को हम इस इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हैं। देखिएगा कैसे, लाइनर इंटीग्रल EDL इक्वल्स टू माइनस डबल इंटीग्रल सरफेस में ये अंदर जाके डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल B बाय डेल T विद वेक्टर साइन डॉट डेल S। कुछ इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इधर का तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल EDL इक्वल्स टू के डेल B बाय डेल T होता है कर्ल ऑफ E। ये मैं बता रही हूँ आपको स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो डेल B बाई डेल T की वैल्यू होती है कर्ल ऑफ E, तो कर्ल ऑफ E वेक्टर डॉट DS। मैं यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ, डेल B बाय डेल T इक्वल्स टू के कर्ल ऑफ E वेक्टर, ये होता है इसके इक्वल। कहाँ से आया, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में डेल B बाय डेल T होता है कर्ल ऑफ E के इक्वल्स। तो अब ये आ गया हमारा कर्ल ऑफ E के इक्वल। ठीक है, सो कर्ल ऑफ E के इक्वल DS आ गया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा किससे आया है, स्टोक्स थ्योरम से। ये वाला पूरी की पूरी इक्वेशन आई है स्टोक्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखूंगी तो मेरा कर्ल ऑफ E इज इक्वल आएगा किसके, माइनस डेल B बाय डेल T के, माइनस डेल B बाय डेल T के। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं 4 इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन स्टोक्स थ्योरम से आई है। एंड देन इक्वेशन 4 को और ये वाली इक्वेशन को जब मैंने इक्वल रखा तो मुझे ये मिला, कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस DB बाय DT। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ल के साइन को इस तरह से हम बना देते हैं। ये इक्वल आया माइनस डेल B बाय डेल T के, और यही आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है ऑफ फैराडेज लॉ। सो इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। सो ये देखिएगा, इसका अच्छा खासा डेरिवेशन था। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करें और दोबारा से देखें। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स अगेन, प्लीज़ शेयर मोर मोर मोर।